तो चूरू में बीजेपी का माहौल लग रहा है और पीछे का भी बैकग्राउंड भी 35 साल का यहाँ पर बीजेपी का ही बैकग्राउंड है। कहीं पे बीजेपी को जिताया जा रहा है तो कहीं पे कांग्रेस को जिताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा। कौन जीतेगा राजस्थान में, आज हम बात करेंगे चूरू जिले की। राजस्थान सहित पूरे देश में चूरू जिला सर्दियों में सबसे ठंडा और गर्मियों में सबसे गर्म वातावरण के लिए जाना जाता है। चूरू जिला कृषि प्रधान है। यहाँ के लोग जो है वो ज्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं। चूरू जिले में विधानसभा की सभी सीटों पर निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों का होता है। जिस तरफ ग्रामीणों का रुझान होता है वहीं पर उम्मीदवार और वही पार्टी यहाँ से जीत हासिल करती है। चूरू जिले में चूरू, सरदार शहर और रतनगढ़ को हम छोड़ दें तो लगातार किसी पार्टी ने जीत यहाँ पर दर्ज नहीं की। रतनगढ़ और चूरू विधानसभा में भाजपा तो सरदार शहर में कांग्रेस का दबदबा वर्षों से बरकरार रहा है। वर्तमान में चूरू जिले की 6 सीटों पर 2 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस के विधायकों ने जीत दर्ज कर रखी है, जिनमें चूरू, रतनगढ़ बीजेपी और अन्य 4 सरदार शहर, तारानगर, सुजानगढ़, सादुलपुर पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे। तो चलिए अब बात करते हैं चूरू जिले की विधानसभा सीटों की। सबसे पहले बात चूरू विधानसभा की करें। चूरू विधानसभा की यदि हम बात करें तो यहाँ से भाजपा से राजेंद्र राठौड़ 6 बार विधायक रहे हैं। 1 बार कांग्रेस के मकबूल मंडेलिया विजयी रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस चूरू से ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाई है। राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष के साथ इनका राजनीतिक जीवन काफी लंबा और अनुभव होने के कारण इन्होंने चूरू में काफी विकास तो करवाया ही है, साथ ही इनकी पेठ भी है। वो आमजन के अंदर तक होने के कारण राजनीति के ताकतवर उम्मीदवार है। तो वही नगर परिषद से सभापति जो है वो जरूर कांग्रेस की काबिज है। विधानसभा चुनाव में अभी जितना समय बाकी है उसके हिसाब से देखें तो चूरू में बीजेपी का माहौल लग रहा है और पीछे का भी बैकग्राउंड भी 35 साल का यहाँ पर बीजेपी का ही बैकग्राउंड है और कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ऐसा नेता तैयार हुआ नहीं है जो नेता प्रतिपक्ष जैसे उम्मीदवार को, भाजपा के उम्मीदवार को चुनौती दे सके। माहौल तो यहाँ पे बीजेपी का ही। चूरू में अभी तक तो देखा जाए तो भाजपा का ही माहौल बन रहा है और रफीक मंडेलिया जो पिछले कई चुनाव में यहाँ पे कोशिश कर चुके हैं पैर जमाने की, उनके पैर अभी तक यहाँ पे जमे नहीं हैं और एक बार फिर से वो अपने बयानों से ऐसा मतलब दर्शा चुके हैं कि उनके पैर जमने वाले भी नहीं हैं। और कांग्रेस अगर कोई दमदार उम्मीदवार जातीय समीकरण बिठा के अगर कोई उतारती है तो टक्कर दे सकता है। क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की अच्छी छवि है, पैठ है और युवाओं में उनका थोड़ा क्रेज भी है। तो उसके सामने कांग्रेस को मौका मिलता है बार बार। जैसे नगर परिषद में अभी कांग्रेस का बोर्ड है, तो शहर की हालत को अगर देखें तो शहर का आदमी कांग्रेस के साथ इसलिए भी नहीं जाना चाहता क्योंकि जब शहर से निकलता है, बाजार से निकलता है तो बहुत बुरी स्थिति से उसको गुजरना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश में निकलना मुश्किल हो जाता है। भाजपा उम्मीदवार के बारे में यहाँ पे हमेशा एक चर्चा रहती है, किसी भी चुनाव को ले लें कि वो यहाँ से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे सुरक्षित सीट उनके लिए कहीं है। ये भी एक चर्चा अमूमन यहाँ पे की जाती है कि वो इस बार चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगे, कोई सुरक्षित सीट तलाशेंगे, लेकिन चूरू से सुरक्षित सीट उनके लिए कोई दूसरी नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का जो वर्तमान विधायक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से उनकी जीत को श्योर मान रहे हैं क्योंकि 7 बार वो यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं। एक बार बीच में ज़रूर तारानगर गए थे तो 6 बार और 7 बार हो गया, 8वीं बार वो अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। और अब बात रतनगढ़ विधानसभा सीट की। रतनगढ़ में कुछ ऐसा ही है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है। बीच में एक बार राजकुमार रिंवा निर्दलीय जीतते हैं, लेकिन जीत के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद 3 बार लगातार जीतने के बाद राजकुमार रिंवा का टिकट काट कांग्रेस से खड़े होने वाले अभिनेश महर्षि को टिकट दिया जाता है, जबकि राजकुमार रिंवा निर्दलीय खड़े हुए। महर्षि जिन्होंने आश्चर्यचकित करते हुए सभी को हरा करके फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सीट निकाली है।
सुजानगढ़ सीट की खास बात यह है कि यहाँ से खड़े विधायक उम्मीदवार लगातार 2 बार नहीं जीत सका है। यहाँ हमेशा एक बार कांग्रेसी और एक बार बीजेपी आती रही है। यहाँ से भंवरलाल मेघवाल के विधायक के रूप में एक लंबा सफर रहा है और उन्हें हमेशा से दबंग विधायक माना गया। लेकिन सुजानगढ़ में ज्यादातर एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी रही है। कांग्रेस के भंवरलाल मेघवाल के देहांत के बाद यहाँ से उनके बेटे मनोज मेघवाल उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करा पाए, लेकिन जनता के बीच उन्होंने ज्यादा छाप नहीं छोड़ी। सबसे अहम मुद्दा सुजानगढ़ को जिला बनाने में वह असफल रहा, जिसका खामियाजा आने वाले समय में उनको उठाना पड़ सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक पार्टियों में तो सक्रियता है, लेकिन आमजन अभी कांग्रेस सरकार के काम, बीजेपी की विपक्ष की भूमिका क्या रही, इसको भी देख रहे हैं। माहौल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयास लगाए जाते हैं। कहीं पे बीजेपी को जिताया जा रहा है तो कहीं पे कांग्रेस को जिताया जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति है उसमें कांग्रेस ने जो प्रयास किया शिविरों के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाने का, उसको उसका कितना लाभ मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोगों की माने तो उनका कहना है कि ये योजना ये जो है इनसे जो लाभान्वित करने की बात की जा रही है, उसमें वो प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगाते हैं कि क्या वास्तव में स्थायी है या चुनावी है। तो इसको देखते हुए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो चुनाव के मास्टरमाइंड आदमी हैं, राजनीति के चाणक्य हैं। उनको भी कांग्रेस देख के चलती है कि राजेंद्र सिंह जी के मुकाबले में किसको चुनाव लड़ाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि राजेंद्र सिंह जी चुनाव यहाँ शुरू से लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, कांग्रेस उनके सामने किन को टिकट देती है। निर्विवाद रूप से यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक कोई सामने नहीं आया है। अभी कांग्रेस के जो प्रभारी आए थे निजामुद्दीन जी, उनके सामने करीब 10-12 लोगों ने अपने आवेदन दिए, टिकट की मांग की और उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट हम दे देंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि यदि एकजुटता के साथ कांग्रेस यदि चुनाव लड़ती है तो वो इस चुनाव को कांटे का बना सकती है। लोगों में कैंडिडेट की पकड़ कितनी है, राजेंद्र सिंह जी की जो पकड़ है मतदाताओं पर, वो कांग्रेस के जो अभी फ़िलहाल पिछले चुनाव लड़े थे रफीक जी मंडेलिया, उनकी इतनी पकड़ नहीं है। लोगों का मानना है कि जो सहजता से आम आदमी से संपर्क रखने वाला आदमी, आम आदमी से बात करने वाला आदमी यदि किसी भी पार्टी में होगा तो उसके पक्ष में मतदान करेंगे। फ़िलहाल कयास है, माहौल आने वाले दिनों में बनेगा। अभी लोग देख रहे हैं कि राजनीति में कौन किस पे सवार होकर आता है। अब आज सादुलपुर विधानसभा सीट की। सादुलपुर विधानसभा में एक बार बसपा के मनोज न्यांगली को छोड़ दे तो हमेशा से ही जाट जाति के विधायक बने हैं। यहाँ पर जाट बाहुल्य होने के कारण हार जीत का फैसला भी इन्हीं के मतों से और इन्हीं के समर्थन से प्रभावित होता आया है। वर्तमान में कांग्रेस की कृष्णा पूनिया यहाँ से विधायक है, जिन्होंने बसपा के मनोज न्यांगली को लगभग 16,000 वोटों से शिकस्त दी है, जबकि राम सिंह कस्बा बीजेपी के तीसरे नंबर पर लुढ़क गए। और अब बात तारानगर सीट की। तारानगर सीट हमेशा से ही कांग्रेस के कब्जे में रही है। चंदनमल वैद्य, जो कि कांग्रेस में वित्त मंत्री भी रहे, उनके देहांत के बाद उनके बेटे चंद्रशेखर वैद्य एक बार जरूर इस सीट पर जीत दर्ज कर पाए, लेकिन फिर चूरू विधानसभा छोड़कर आए राजेंद्र राठौड़ ने उन्हें भारी मतों से हराकर इस तारानगर सीट पर कब्जा कर लिया। उसके बाद यहाँ से जय नारायण पूनिया खड़े हुए, जिन्होंने फिर एक बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी का तारानगर विधानसभा पे लगातार 2 बार कब्जा रहा है। बीजेपी के जय नारायण पूनिया के स्वर्गवास के बाद में वर्तमान में नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस से यहाँ पर विधायक है। इन्होंने भाजपा के राकेश जांगीर को हराया, लेकिन इस समय यहाँ पर कांग्रेस के अंदर कलह के कारण उन्हें सीट मिलती है या नहीं, ये भी देखने की बात होगी।
क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहरी और स्थानीय उम्मीदवार पर सहमति नहीं बना पा रहे, वे यहां से स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। और अब बात सरदारशहर विधानसभा सीट की। सरदारशहर विधानसभा में हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहाँ पर पंडित भंवरलाल शर्मा एक लंबे राजनीतिक जीवन के बाद उनका देहांत हुआ और उसके बाद में उपचुनाव में उनके बेटे यानी कि अनिल शर्मा भारी मतों से विजयी रहे और 45,000 वोट लेकर सभी को अचंभित करते हुए अपनी छाप छोड़ी। सरदारशहर में कांग्रेस की तरफ से कभी किसी ने पंडित भंवरलाल शर्मा के सामने टिकट नहीं मांगा, लेकिन उनके देहांत के बाद अब काफी लोगों ने सरदारशहर विधानसभा के लिए टिकट की मांग की है। वहीं उपचुनाव में जीते उनके बेटे अनिल शर्मा ने अपने कार्यकाल में कुछ खास नहीं करने के कारण जो दबंग छवि पंडित भंवरलाल शर्मा की थी, कहीं ना कहीं उसकी कमी दिखाई देती है। पंडित भंवरलाल शर्मा ने अंतिम चुनाव में बीजेपी के अशोक तीचा को एक बड़े अंतर से हराया। कुछ उपचुनाव में भी उनके बेटे अनिल शर्मा ने बीजेपी के अशोक तीचा को भारी मतों से जीत दर्ज कर अपनी वही छवि कायम रखी है। चूरू जिले की विधानसभा सीट की हम बात कर लेते हैं। चूरू विधानसभा पर भाजपा की तरफ से राजेंद्र राठौड़ विधायक है। रतनगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा की तरफ से अभिनेश महर्षि है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से मनोज मेघवाल है। तारानगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र बुडानिया विधायक है। सादुलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से कृष्णा पूनिया विधायक है। सरदारशहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से मनोज शर्मा विधायक है। चूरू विधानसभा सीट पर मुस्लिम, जाट, SC/ST का दबदबा है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर जाट, मुस्लिम, SC/ST, OBC का दबदबा है। सादुलपुर सीट पर जाट, मुस्लिम और SC/ST, OBC का दबदबा है। रतनगढ़ विधानसभा सीट पर जाट, ब्राह्मण और मुस्लिम का दबदबा है। तारानगर विधानसभा सीट पर जाट, OBC, SC/ST, मुस्लिम का दबदबा है। सरदारशहर विधानसभा सीट पर जाट, मुस्लिम, ब्राह्मण, OBC, राजपूतों की तादाद ज्यादा है। चूरू जिले के मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो चूरू जिले की सभी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या खारे पानी की है। नहर के मीठे पानी की मांग, टूटी हुई सड़क, सभी विधानसभाओं में पानी निकासी की बड़ी समस्या है। सुजानगढ़ और रतनगढ़ को जिला ना बनाने का विरोध यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये तो बात हुई चूरू जिले की, और यदि आप भी अपने जिले की विधानसभा सीटों का हाल जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और आपके जिले का नाम सर्च कीजिए और जानिए आपकी विधानसभा और आपके जिले का क्या कुछ हाल है।